तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे डेंसिटी की, ठीक है। तो डेंसिटी में मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया था क्या, डेंसिटी कैसे आया, डेंसिटी का फील क्या है, डेंसिटी में आपको क्या सोचना है, ये सारी बातें हो चुकी थी। मैंने आपसे कहा था जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला है z इंटू m अपॉन na इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी का जो बेसिक फील था वो ये था कि जो डेंसिटी होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको यही सोचना है कि हमें किसका वॉल्यूम लिखना है, हमें किसका मास लिखना है। तो हम पूरी सॉलिड की डेंसिटी निकाल रहे हैं, पर पूरी सॉलिड की डेंसिटी निकालने के लिए हमें पूरे सॉलिड की मास, पूरे सॉलिड की वॉल्यूम की आवश्यकता नहीं है। हम किसी यूनिट सेल का मास, किसी यूनिट सेल का वॉल्यूम लिख सकते हैं और उससे भी डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो हमने एक यूनिट सेल का डेंसिटी कैलकुलेट किया था और यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे सामने फॉर्मूला आ चुका था z इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब। बच्चों, क्या ये कंसेप्ट लास्ट क्लास में हो गया था? क्या डेंसिटी का फॉर्मूला लास्ट क्लास में हो गया था? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या डेंसिटी का फॉर्मूला लास्ट क्लास में हो गया था? हो गया था। चलिए डेंसिटी के बाद यहां पे एक दूसरे टाइप का सवाल पूछता है, और जो दूसरे टाइप का सवाल है उसमें नंबर पूछता है, राइट। तो इमेजिन करिए आपने डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया z इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो एक टाइप का सवाल तो ये है कि भाई आपसे सीधे डेंसिटी पूछ रहे हैं, और दूसरे टाइप के सवाल में क्या होता है कि आपको डेंसिटी दी होती है और डेंसिटी की मदद से आपको नंबर निकालना होता है। तो जैसे ही आपने नंबर पता कर लिया तो सवाल आपसे नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछता है। क्या पूछता है? नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, राइट। इमेजिन करिए हमारे सामने टोटल 100 पार्टिकल है, मतलब इमेजिन करो अपने सामने टोटल 100 एटम है और उसमें से हमें एससीसी बनाना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है। तो बच्चों एक बात बताओ, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके z की वैल्यू कितनी होती है? 1। z के वैल्यू 1 यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1। ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एससीसी बनाना है तो इफेक्टिवली अपने को एक एटम ही चाहिए। तो अगर हमारे सामने 100 पार्टिकल है, अगर हमारे सामने 100 एटम है, अगर हमारे सामने 100 पार्टिकल है, तो बताओ उससे कितने एससीसी यूनिट सेल बनाए जा सकते हैं? तो बताओ उससे कितने एससीसी यूनिट सेल बनाए जा सकते हैं? और आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया, सर एक एससीसी को एक पार्टिकल चाहिए। अगर अपने पास 100 है सर तो टोटल 100 एससीसी बनाए जा सकते हैं। इन द सेम वे बच्चों, अगर मैं आपसे बीसीसी की बात करता तो आप सभी जानते हैं बीसीसी के लिए जो z की वैल्यू होती है 2, मींस टू से एक बीसीसी यूनिट सेल को बनाने के लिए हमें दो पार्टिकल, दो एटम को चाहिए। तो अगर हमारे पास 100 पार्टिकल हैं तो बताओ उससे कितने बीसीसी बनेंगे? एवरीवन इज करेक्ट, उससे बनेंगे 50। कोई बच्चा कह रहा है 200। यार कैसी गणित लगा रहे हो? अच्छा हुआ आप एप्पल खरीदने नहीं जाते हो। तो हुआ क्या कि अगर हमारे पास z बराबर 2 है, तो z बराबर 2 है यानी कि दो पार्टिकल चाहिए एक यूनिट सेल को। तो अपने पास टोटल 100 पार्टिकल है, तो उससे कितने यूनिट सेल बनाए जा सकते हैं? उससे बीसीसी 50 बनाए जा सकते हैं। इन द सेम वे बच्चों, अगर हम बात करें एफसीसी की, तो अगर एफसीसी की बात करें तो एफसीसी के लिए z कितने होते हैं? एफसीसी के लिए z होता है 4, हाँ या ना? एफसीसी के लिए z होता है 4, यानी कि अगर हमारे पास टोटल 100 पार्टिकल है और हमें एफसीसी यूनिट सेल बनाना है, तो बताओ उससे कितने एफसीसी यूनिट सेल बना सकते हैं? एक एफसीसी यूनिट सेल को 4 पार्टिकल चाहिए, तो अपने पास टोटल 100 है, तो बोलो कितने बनेंगे? 25। यस और नो? ये जो आपने मुझे कॉमन सेंस से बताया, ये जो आपने मुझे फील करके बताया, इसी को मैंने फॉर्मूले की शक्ल दे दी, और फॉर्मूले की शक्ल में नंबर ऑफ एससी यूनिट सेल 1 एंड नंबर ऑफ बीसीसी बाई 2, नंबर ऑफ एफसीसी बाई 4। मतलब अगर आप नंबर निकाल सकते हो और उससे यूनिट सेल का नंबर पूछे तो आप ऐसे करके बता सकते हो। आई होप दिस इज सो सिंपल। यस और नो? चलो कुछ एक सवाल करते हैं, अरे क्या, और देखते हैं हमने जो सीखा हमें पूरी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों मैं आपको बता देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूंगा। क्या? जब भी नीट में, जब भी एग्जाम में डेंसिटी का सवाल आया है, ऐसा मैंने पाया है कि बच्चे ने अक्सर न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन मिस्टेक कराया है। मैं आपसे कह देता हूं कि जब भी डेंसिटी का सवाल करना, कैलकुलेशन मिस्टेक इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हर साल के बच्चों में देखने में आती है। मैं डेंसिटी में स्पेसिफिक कह रहा हूं, बाकी सभी टॉपिक में तो आपकी आदत की वजह से हो जाती है, वो तो आदत है हमारी गलती करने की, वो तो अब तो आदत सी ऐसे जीने वाला हाल है। लेकिन जब डेंसिटी का सवाल आता है तो जो बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते वो भी कर देते हैं। तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं
कि डेंसिटी के सवाल में अपनी कैलकुलेशन पे बारीकी से नजर रखें। ऑलराइट, तो आइए जो हमने सीखा है उसे सवालों के माध्यम से और पक्का करते हैं। सबसे पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। एन एलिमेंट एम हैव एफसीसी स्ट्रक्चर, राइट। सवाल में बोल दिया है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो एफसीसी है। हमें पता चल गया कि भाई वो एफसीसी है, वो फेस सेंटर है, मतलब एटम सभी कोने पे और सभी फेस के सेंटर पे है, मतलब Z बराबर 4 है, अपने दिमाग में आ गया। उसका मॉलिक्यूलर वेट है 100। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ एलिमेंट एम। हमें बताना है टोटल कितने यूनिट सेल। बच्चों समझिएगा, सवाल में हमसे नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है। काश हमें टोटल नंबर मिल जाता, मजा आ जाता। काश हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाता, मजा आ जाता यार। 10 ग्राम का सैंपल है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तो मोल निकाल लो, मोल से नंबर निकाल लो, नंबर से यूनिट सेल का नंबर निकाल लो। मोल निकाल लो, मोल से नंबर निकाल लो, नंबर से यूनिट सेल का नंबर निकाल लो। अब ये सवाल डेंसिटी का नहीं है, ऐसा थोड़ी भी डेंसिटी का टॉपिक पढ़ा डेंसिटी का सवाल आएगा। बहुत बढ़िया। तो आप मुझे आंसर फ्रैक्शन के फॉर्म में बता सकते हैं, उसे Na से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे आंसर फ्रैक्शन के फॉर्म में बता सकते हैं, उसे Na से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आंसर आ चुका है, प्राची ने सबसे पहले सही आंसर दिया। वेल डन बेटा, यार ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं, तो कितने मोल आ गए? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मोल के बाद नंबर निकाल लेते हैं, इनटू Na कर दिया, तो अपने पास कितना आ गया बच्चों? Na/10। दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, दिस इज द नंबर ऑफ एटम। लेकिन सवाल हमसे पूछा है नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का नंबर कैसे निकाले? जितने एटम अपॉन 4 कर दिया यार, वही 100 था तो एफसीसी कितना बनेगा? 25। 25 आपने कैसे बताया? 100/4 ही तो किया था, तो नंबर ऑफ एटम बाय 4 मतलब N/40। किसी बच्चे को डाउट है सो रेज योर हैंड। ऑलराइट, तो बेहद ही आसान सवाल आप सब ने बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छे। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। सोडियम एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी स्ट्रक्चर। सवाल कह रहा है कि वो बीसीसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। इफ एज लेंथ इज 300 पिकोमीटर देन कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। हमें एज लेंथ यानी कि ए दे रखा है और हमें सॉलिड की डेंसिटी बतानी है। जो डेंसिटी बतानी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बतानी है। कंडीशन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बतानी है। कुछ बच्चों को यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आता है, तो उन्हें बता देता हूं मैं, इसे याद रखना हमेशा। एक छोटी सी पोएम, एक कविता। देसी सेंटी होके मिली माइक्रो से, देसी सेंटी होके मिली माइक्रो से, बोली नैनो में बैठ के पिक करते हैं फेमटो को। नैनो में बैठ के पिक करते हैं फेमटो को। देसी बोले तो 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, 1 2 3, उसके बाद 3 की टेबल। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आता तो होगा ना आपको? तो इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 10⁻⁻1 है, तो मीटर की बात है तो मीटर मीटर मीटर, कहीं और हो तो पावर यही रहेगा, साथ में लगाते चलना, ठीक है। तो पिकोमीटर को मीटर बदलना है, तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। इज दिस क्लियर? तो आपको पिकोमीटर को मीटर से सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तभी आप ग्राम पर सीसी बता पाएंगे। मैंने पहले ही कहा कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, आपकी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मतलब आप इसे नोटबुक में लिख लेना, आप इसे रिमाइंडर में सेव कर लेना। जब भी डेंसिटी का सवाल करें, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ऐसा पाया गया, तो बी केयरफुल। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया है। स्नेहा ने सबसे पहले सही आंसर दिया, वेल डन बेटा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, आपको बता दूं मैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ बच्चों का आंसर देख के मुझे लग रहा है उन्होंने कैलसी का इस्तेमाल किया है। कैलसी बोले तो कैलकुलेटर। ऑलराइट, द करेक्ट आंसर, आंसर बताऊं क्या? क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं पता फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? यार डेंसिटी है, डेंसिटी में दो ही फॉर्मूले, एक फॉर्मूला Z इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब वाला, और दूसरा फॉर्मूला Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट, एटम विद एटॉमिक वेट, अपॉन Na इंटू ए क्यूब वाला। तो कॉमन सेंस लगाओ ना, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? आप दोनों फॉर्मूले लिख लियो, अब सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाएं। कोई भी बच्चा बता सकता है अपने को सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है, बोलो हाँ या ना। अब सेकंड वाला फॉर्मूला लगाइए। सोडियम का एटॉमिक वेट 23 लिखिए, Na दैट इज 6 इंटू 10⁻23, 6 लिखना उसे।
जब 100 करोगे तो आंसर आएगा 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जिन बच्चों ने मुझे अप्रॉक्स आंसर दिया, जिन बच्चों ने मुझे अप्रॉक्स आंसर दिया उनका भी चलेगा। 2.8 ग्राम पर सीसी इज द एग्जैक्ट आंसर। किसी ने 2.6 बोला, किसी ने 2.5 बोला, उसे मैं सही मानूंगा। इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमारे एग्जाम में नहीं आता। वेल, द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रताड़ु बेटा। तो ये था एक सवाल जिसका आंसर आप सभी को आ चुका है। अगर आप इसे सीख गए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। An element have FCC structure and in which as length is 200 picometer। मतलब ये है A। If 200 gram of element have 24 into 10 power 23 atom, then find out density of solid। Again, इसे आप फील से कर सकते हैं, इसे आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। पहले आप ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं। आंसर बहुत बढ़िया, संभल के करो, मुझे जल्दी नहीं चाहिए, मैं जल्दी कह नहीं रहा हूं, पर नीट में आया हुआ सवाल है। और 2000 साल में ऐसा सवाल आया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने। तो मतलब यार सवाल में गलती करते हैं, ये इसका ट्रेंड ऐसा है। और नीट वाले भी जब भी इसमें सवाल देते हैं ना, कैलकुलेशन वाला दे रहे हैं, तो क्या करें? तो आपको भी आदत डालनी पड़ेगी। जैसा गेम है वैसी स्ट्रेटजी है। शुभजीत ने सबसे पहले सही आंसर दिया। शुभजीत बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। सरोज का भी आंसर सही है, तनिष्क का। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर आ चुका है तो आंसर मैं आपसे शेयर करता हूं। एंड द करेक्ट आंसर इज 41.67। करने का दो तरीका, मैं आपको सबसे पहले फील वाले तरीके से बताता हूं, ठीक है? आपने क्या निकालनी है डेंसिटी, फॉर्मूला आप लगा लोगे, लेकिन तब भी एक बार फील बता देता हूं मैं, ताकि आपके दिमाग में सेट रहे। आपने क्या बतानी, डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी? यूनिट सेल का। तो किसका मास? यूनिट सेल का। तो किसका वॉल्यूम? यूनिट सेल का। यूनिट सेल का वॉल्यूम तो ए क्यूब फिक्स है, क्योंकि क्यूबिक। क्यूब के अलावा हमारे सिलेबस में आता नहीं, तो अपने दिमाग लगाना नहीं। क्लियर? अब हमें चाहिए यूनिट सेल का मास। तो यूनिट सेल है कौन भाई? एफसीसी। एफसीसी में कितने एटम होते हैं? 4 एटम। तो अपने को 4 एटम का मास लिखना है, सिंपल सी बात है। एक एटम का मास पता कर ले। सवाल कह रहा है 24 इंटू 10 की पावर 23 का मास है 200 ग्राम। तो एक एटम का मास होगा 200 बटे 24 इंटू 10 पावर 23। बोलो हाँ या ना? तो 4 एटम का मास कितना होगा? 4 इंटू 200 अपॉन 24 10 पावर 23। बोलो हाँ या ना? मास आ गया यार। अब अपने को क्या चाहिए बताओ? अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास, दैट इज 4 इंटू 200 अपॉन 24 इंटू 23 वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या है? 200 पिकोमीटर। तो 200 पिको, पिको मतलब 10 की पावर -12 मीटर। तो हो जाएगा सेंटीमीटर में 200 इंटू 10 पावर -10 सेंटीमीटर। यस और नो? इसका हो जाएगा होल क्यूब। तो यहां लिख लेता हूं मैं, और सिंप्लीफाई कर लो। 2 इंटू 10 की पावर 2, 10 पावर -8 -10, तो कितना हो गया? 2 इंटू 10 पावर -8। तो यहां लिख देता हूं मैं 2 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब। आसान सी कैलकुलेशन है, 4 6 हाँ या ना? तो इसे आप सॉल्व करेंगे और 2 का क्यूब यानी 8, 10 की पावर -8 टू 24 ऊपर जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो डेंसिटी आती है दैट इज रफली 41.67। रफली 41.67। देख लो जरा, 41.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसी कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगर आ गया है तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे। डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट विच हैव एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर बोल रखा है, मतलब जेड की वैल्यू है 4, मॉलिक्यूलर वेट है 60 और डेंसिटी दे रखी है। आपसे पूछा एज लेंथ यानी कि ए, आपसे ए पूछा हुआ है। सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाए? दोनों फॉर्मूला लिख लो, सोचो कौन सा लगाए। सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट है तो एन वाला, मॉलिक्यूलर वेट नहीं है तो एन वाला। रताणु बेटा, मॉलिक्यूलर वेट है तो एन वाला, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, कोई नॉर्मल वेट है तो एन वाला।
जल्दी से आंसर। अब ऐसा नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो 3 घंटे तक यही सवाल करो, है 1 मिनट से ज्यादा समय लगना भी नहीं चाहिए। एक सवाल के पीछे मोर देन 1 मिनट इज नॉट सफिशियंट। एक मिनट के अंदर हो जाए, बहुत बढ़िया। शुभजीत ने सही आंसर दे दिया है। आप मुझे आंसर पिकोमीटर में, आप मुझे आंसर सेंटीमीटर में, आप मुझे आंसर किसी भी यूनिट में दे सकते हैं। यार देखो जितने बच्चे हैं उतने आंसर आ रहे हैं। एक ने लिखा 1.5, एक ने लिखा 57, एक ने लिखा 40, एक ने लिखा अंडर रूट। क्या है यार, ये तो मैं आपसे कह रहा था कि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है और ऐसा ही सवाल एग्जाम में आ रहा है। तो दिस इज द टॉपिक वेयर यू हैव टू बी केयरफुल। इसे लिख लो और जब नीट में सवाल अगर आ जाए तो याद रखना सर ने कहा था कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, संभल के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। ऑलराइट, आंसर आ चुका है एंड द करेक्ट आंसर इज 4 into 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। क्या करें, चलो लगाते हैं फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला लगाए सर, Na वाला। Z into मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Na into a क्यूब। डेंसिटी हमें दे रखी है 6.23। Z कितना होगा 4 into मॉलिक्यूलर वेट 60 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6 into 10 अब कॉमन सेंस लगाओ यार, 6.023 फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन इसे 6 लिख ले, कोई दिक्कत है क्या, इनटू ए क्यूब। तो मन में अपने आया कि जैसे ही ए क्यूब आएगा ए क्यूब से ए आ जाएगा। क्लियर, तो अपना इंटेंशन है ए क्यूब निकालने का। तो ए क्यूब निकलेगा तो ए आ जाएगा। अब ए क्यूब कैसे निकाले, तो ए क्यूब आता है 4 into 60 अपॉन 6 into 10 power 23 into 6.23, मतलब ये नीचे चला गया। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करके आता है 64 into 10 की पावर -24, 64 into 10 की पावर -24। क्लियर, अब ये ए क्यूब आया बेटा, ये ए क्यूब आया, अपने से ए क्यूब नहीं अपने से ए पूछा है, तो क्यूब रूट ले लो ना यार, 64 आता है। अब 64 का क्यूब रूट कितना हुआ 4, -24 का क्यूब रूट कितना हुआ -8, तो 4 into 10 पावर -8 सेंटीमीटर। 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर में, आया ना। तो ये आएगा कितना बच्चों, 4 into 10 की पावर कितना मीटर, -10 मीटर। उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो पिकोमीटर में, तो आंसर पिकोमीटर में आ जाएगा 400 पिकोमीटर। आंसर जिस यूनिट में लिखना चाहे उस यूनिट में आप लिख सकते हैं, फिलहाल अभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो भी चलेगा। इज दिस क्लियर? ऑल राइट, बहुत बढ़िया। अगर आप सब सीख गए हैं तो एक आखिरी सवाल पूरी क्लास से चाहिए। अच्छा इतने सवाल है क्या? ऑल राइट, तो बाकी सवाल आपको मॉड्यूल में करने। आज आपको जो मैंने डेंसिटी का सवाल दिया है, डेंसिटी के सारे सवाल आप सभी मॉड्यूल से करेंगे, ठीक है, और आज ही करना। और याद रखना मैंने कहा था कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, और आप देखना बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तो जब आपको पता हो आप गलती करने वाले हो तो उसे संभल के करो, जल्दबाजी में मत करो। क्लियर, संभल के करना, बस मैं ही कह रहा हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको पता यहां होती है तो संभल के करना है। देखो यार है क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। अब हमें पता है कि दुनिया में जितने तरह का सॉलिड है वो कभी क्रिस्टलाइन है तो कभी अमॉर्फस है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इतने क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, उनमें से भी हम लोग केवल क्यूबिक यूनिट सेल को पढ़ रहे हैं। तो हम समझना चाहते हैं कि प्रकृति में, नेचर में जब सॉलिड बनाया होगा, नेचर ने जब कभी किसी सॉलिड को बनाया होगा तो उसने कैसे अरेंजमेंट किया होगा। नाउ वी वांट टू विजुअलाइज हाउ एटम्स आर अरेंज्ड दैट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड। इसे मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे ये आपके सामने एटम्स का अरेंजमेंट है। ये जो आपके सामने तोप के गोले नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे गोले कुछ अरेंजमेंट है। इसे मैं ऐसे कहूं बच्चों, आजकल गर्मियों के दिनों में अगर कभी आप फल फूल की दुकान में जाओ, या कभी आप ऐसे ही मतलब रास्ते से सब्जी वगैरह जहां मिलती है वहां जाओ, तो अक्सर वो लोग संतरे या कीनू वगैरह अरेंज करके रखते हैं। और जो वो कीनू या एप्पल या किसी भी चीज का जो अरेंजमेंट होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो अरेंजमेंट है इसी तोप के गोलों के जैसा होता है। नंबर 1 क्वेश्चन, ये अरेंजमेंट ऐसा ही क्यों किया गया। नंबर 2 क्वेश्चन, दुनिया में जब इतने सारे सॉलिड हैं तो उन सॉलिड में जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, उनके जो बनाने वाले पार्टिकल हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा हुआ।
हम लोग समझना चाहते हैं भगवान ने कैसे सॉलिड बनाया होगा। तो एक बच्चा मुझसे कहता है सर बना दिया तो बना दिया, उसमें समझने क्या बात है। नहीं, हम समझना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि कैसे अरेंजमेंट किया, कैसे किसी पार्टिकल को ऊपर वाले ने रखा होगा, कि कभी एससीसी बना होगा, कि कभी बीसीसी बना होगा, कि कभी एफसीसी बना होगा। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ पार्टिकल्स आर अरेंज्ड दैट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैटिस इज फॉर्म्ड। ऑब्वियसली ऐसे टोटल 14 लैटिस बन सकती है। तो हम 14 की बात नहीं कर रहे। हमारा जो सिलेबस है 95% वो है क्यूबिक यूनिट्स है और 5% है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो मैं आपसे ऐसे अरेंजमेंट की बात करूंगा जब मैं आपको बताऊंगा एचसीसी कब बनता है, बीसीसी कब और कैसे बनता है, एफसीसी कब और कैसे बनता है। तो आओ अरेंजमेंट हम खुद ही करके देखते हैं कब क्या कैसे होता है। हम खुद समझना चाहते हैं। और जब ये टॉपिक का लास्ट सेगमेंट आएगा तो अपन देखेंगे जो वो तरबूज का, जो वो संतरों का, जो वो कीनू का, जो वो किसी वेजिटेबल का, किसी फ्रूट्स का अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट से कैसा सॉलिड फॉर्म होता है। जैसे मैं अभी आप सबसे बच्चों ये डायग्राम दिखा के पूछूं कि क्या आपको इसमें कोई स्ट्रक्चर नजर आ रहा, क्या आपको इसमें कोई ज्योमेट्री नजर आ रही है, क्या आपको इसमें कोई यूनिट सेल नजर आ रहा, तो शायद अभी आपके पास जवाब नहीं होगा, शायद अभी ये बताना संभव नहीं होगा कि इसमें कौन सा यूनिट सेल है। लेकिन अगर कोई बच्चा ध्यान से देखे, वो इस वाली लाइन को देखे, किसी लाइन को देखो, मैं इसको कह रहा हूं जो मेरी नजरों के सामने आया, और वो इस लाइन को देखे तो उसे कुछ नजर आएगा, यार यहाँ पे कुछ बन तो रहा है, यार यहाँ पे कुछ क्यूबिक जैसा बन तो रहा है। और अगर आप ध्यान से इस अरेंजमेंट को समझ पाओ तो आप समझ पाओगे क्या बन रहा है। क्लियर? तो अपने को एक अरेंजमेंट ढूंढना है, अपने को समझना है कि यहाँ पे कैसा यूनिट सेल बन रहा है, ये हो क्या रहा। तो चलो हम खुद ही अरेंज करके देखते हैं क्या क्या बनता है। तो जब हम अरेंजमेंट करेंगे, राइट, जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते किसका, वन डायमेंशन से। ये जो अरेंजमेंट आपके सामने है ये 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन पहुंचने के पहले सबसे पहले हम लोग 2D में आते हैं, और 2D में आने के पहले सबसे पहले हम 1D में आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अरेंजमेंट फ्रॉम 1 डायमेंशन। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं 1 डायमेंशन की। 1 डायमेंशन में हमारे पास कुछ एटम, आप सबको इमेजिन करना है, आप जहां बैठे हो इमेजिन करो आपके हाथ में कुछ बॉल्स है। उन बॉल्स को, बचपन में कंचे तो खेलते होंगे ना, तो इमेजिन करो वो कंचे हैं, ठीक है। तो इमेजिन करो उन बॉल्स को हमें एक 1 डायमेंशन पैटर्न में अरेंज करना है, और सिमेट्रिकल वे में अरेंज करना है, और ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाते हुए अरेंज करना है। मतलब ऐसा नहीं तितर बितर करके कुछ भी कर दिया। भैया हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं, अरेंजमेंट मस्ट बी सिमेट्रिकल, अरेंजमेंट मस्ट बी प्रॉपर। तो जब हम 1 डायमेंशन में एटम्स को अरेंज करते हैं, तो 1 डायमेंशन में एटम को अरेंज करने का मात्र एक ही तरीका होता है। मुझे आप सबका ध्यान स्क्रीन पे चाहिए। इमेजिन करो पहली बॉल, अब हमें रखनी है दूसरी बॉल। तो दूसरी बॉल को हमने इसके बगल में रखा और बिल्कुल टच करके ऐसे ही नेक्स्ट, ऐसे ही नेक्स्ट, ऐसे नेक्स्ट, ऐसे नेक्स्ट, ऐसे नेक्स्ट। ये जो अरेंजमेंट आपके सामने है ये 1 डायमेंशन एटम का अरेंजमेंट है। इसे मैं ऐसे कहूंगा बच्चों, दुनिया के किसी भी सॉलिड को देख लो, दुनिया के किसी भी सॉलिड को देख लो, किसी भी सॉलिड का जो अरेंजमेंट होगा और जो 1 डायमेंशन में होगा वो मात्र ऐसा ही होगा। चाहे वो ऑर्थोरोम्बिक हो, चाहे वो मोनोक्लिनिक हो, चाहे वो ट्राइक्लिनिक हो, चाहे वो कोई अरेंजमेंट हो, अगर 1 डायमेंशन में देखा जाएगा तो मात्र वो ऐसा ही नजर आएगा, क्योंकि इसके अलावा 1 डायमेंशन में बॉल्स को अरेंज करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो एक बच्चा मुझसे कहता है नहीं सर एक और तरीका। मैंने कहा क्या? सर ये मान लो बॉल। मैंने कहा ठीक है सर, ये दूसरी बॉल, दूसरी बॉल, दूसरी बॉल, दूसरी बॉल, दूसरी बॉल। मैंने कहा बच्चे मैंने एक्सिस को ऐसे माना है, आपने एक्सिस को ऐसे माना है, थोड़ा तिरछा कर देने से एक्सिस बदल गई क्या? यार ये भी तो 1 डायमेंशन ही है ना, ये भी तो 1 डायमेंशन ही है ना। 1 डायमेंशन में अरेंज करने का मात्र एक ही तरीका है। तो एक बच्चा मुझसे कहता नहीं सर एक और तरीका। मैंने कहा क्या? सर एक बॉल ऐसे, एक बॉल ऐसे, एक बॉल ऐसे, एक बॉल ऐसे, एक बॉल ऐसे। मैंने कहा भैया अपने को 2D नहीं बनाना, अपने को 1D बनाना है। मतलब जब मैं आपसे 1 डायमेंशन कह रहा हूं तो आप सबके सामने पैड नजर आ रहा होगा, और आप देखो जरा ये जो एक्सिस है ना, मात्र इस एक्सिस में अपने को रखना है। अगर हमने बॉल्स को ऐसे रख दिया जो नेक्स्ट वाला डायग्राम है, तो वास्तव में 1 डायमेंशन ही 2 डायमेंशन हो गया। और जब ये 2 डायमेंशन हो गया तो एटम का अरेंजमेंट दूसरे तरीके से होगा। अभी बात हो रही है 1 डायमेंशन की। तो 1 डायमेंशन में एटम को अरेंज करने का मात्र एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड देख लो, अगर 1 डायमेंशन में देखोगे उसमें सारे एटम ऐसे ही नजर आएंगे। चाहे मैंने अभी आपको जो स्टोव का गोला दिखाया था उस स्टोव के गोले को देख लो, किसी भी एक डायमेंशन, 1 डायमेंशन में आप किसी भी तरफ से देख लो उसमें सारे पार्टिकल एक ही तरीके से नजर आएंगे और कोई दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इज दिस क्लियर? इन द सेम वे बच्चों, जो ये 1 डायमेंशन है, ठीक है,
हमें बताना है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रूल होता है, जिस भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, देखो उसको कितने एटम टच कर रहे हैं, यही मैं शुरू से कह रहा हूं। तो ये जो एटम हमारा है, जिसको मैंने ब्लू कलर से मार्क कर रखा है, इस एटम को टच करने वाले मात्र 2 एटम, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। जब कभी वन डायमेंशन में एटम को अरेंज किया जाता है, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 आता है, और यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 100% है। मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं कैसे 100% है, आप इसे दिमाग में रखिएगा कि वन डायमेंशन की जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो आती है 100%। क्लियर। अब हम वन डायमेंशन चलते हैं 2 डायमेंशन में। हमने एटम्स को वन डायमेंशन में अरेंज कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू अरेंज एटम्स इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में हम कैसे अरेंज करें? तो 2 डायमेंशन में अरेंज करने के जितने पॉसिबल केसेस हैं, हम सभी पे बात करते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि हमारे पास वन डायमेंशन में बॉल्स रखी है। अब हम ऐसा ही एक और लेयर लेके आते हैं। मैं इस पूरे बॉल के अरेंजमेंट को एक लेयर कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? लेयर, ताकि हम इसे बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर पाए। ये जो लेयर है, ऐसा ही लेयर हम और अरेंज करते हैं। तो जो अगला लेयर हम अरेंज कर रहे हैं, अरेंज करने का क्या क्या तरीका हो सकता है? तो उसमें से जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि हमने इस बॉल के ऊपर बॉल रखा, बॉल के ऊपर बॉल रखा, बॉल के ऊपर बॉल के ऊपर बॉल के ऊपर बॉल के ऊपर बॉल रखा। मतलब जब हम इस अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो अगला जो लेयर रखा वो जस्ट इसके ऊपर रखा, अगला जो लेयर रखा वो जस्ट उसके ऊपर रखा। बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये अरेंज करने का मात्र एक तरीका है, मैं ये कह रहा हूं अरेंज ऐसा भी तो किया जा सकता है ना, कि नीचे वाली लेयर के जस्ट ऊपर लेयर, जस्ट ऊपर लेयर, जस्ट ऊपर लेयर। जब हम इस प्रकार का अरेंजमेंट करते हैं, तो ये जो आपके सामने पैटर्न आया, पहली बात तो ये 2D है। वन डायमेंशन को जब हमने किसी एक और एक्सिस में एक्सटेंड कर दिया, तो वो 2 डायमेंशन बन गया। मजे की बात है बच्चों कि जब हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस एटम को टच करने वाले कितने एटम? तो एक एटम ये टच कर रहा, एक एटम ये टच कर रहा, एक एटम ये टच कर रहा, एक एटम ये टच कर रहा। मतलब इसके नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने हैं? 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। जब हम इन सभी सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो सेंटर को ज्वाइन करने से जिस ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है, वो ज्योमेट्री है स्क्वायर। कैसी है बच्चों? स्क्वायर। इसी प्रकार से जब इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, तो इस अरेंजमेंट से जो फॉर्मेशन होता है, जो पैकिंग जनरेट होती है, उस पैकिंग को हम लोग कहते हैं स्क्वायर पैकिंग। द मोस्ट करेक्ट वर्ड इज स्क्वायर पैकिंग। इसे हम लोग स्क्वायर पैकिंग ही बोलेंगे, और स्क्वायर पैकिंग ही बोला जाता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग रेयरली कुछ किताबों में लिखा गया है, लेकिन जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर पैकिंग। क्लियर। तो जैसे ही मैंने कहा स्क्वायर पैक, तो आपके दिमाग अच्छा स्क्वायर पैक है मतलब एक लेयर है, लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर, दूसरी लेयर, दूसरी लेयर। क्लियर। ये अरेंज करने का एक तरीका। उसी प्रकार से इसे हम दूसरे तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। अरेंज हमने ऐसे नहीं करना है, अरेंज करने का ये एक तरीका है। मैंने ऐसे अरेंज नहीं करना, मैंने दूसरे तरीके से अरेंज करना। मतलब ये जो बॉल मैंने ऊपर जस्ट रखी थी, हम जस्ट ऊपर नहीं रखना चाहते, हम दूसरे तरीके से रखना चाहते, तो कैसे रख सकते हैं? बॉल के जस्ट ऊपर बॉल ना रखो, बॉल के बीचों बीच रखो। जैसे संतरे वाला, जैसे एप्पल वाला, जैसे वाटरमेलन वाला अरेंज करता है अपनी फ्रूट्स की दुकान पे फ्रूट्स को, हम उस प्रकार से अरेंज करें, जस्ट ऊपर ना रख के इनको बीचों बीच रखें। बीचों बीच रखने का लॉजिक क्या होता है? बीचों बीच रखने का लॉजिक होता है कि वहां पर जो स्पेस है, वहां पर जो वैकेंट स्पेस है, उसे ऑक्युपाई करें। जब प्रकृति, जब नेचर सॉलिड को बनाती है, तो वो भी इसी इंटेंशन से बनाती है कि बनने वाला सॉलिड स्टेबल हो। सब्जी की दुकान पे, फ्रूट्स की दुकान पे जो बंदा फ्रूट्स को अरेंज कर रहा था, जो बंदा एप्पल्स को अरेंज कर रहा था, वो भी इसी इंटेंशन से अरेंज कर रहा था कि अरेंज करने के बाद कहीं वो सारे के सारे फ्रूट्स नीचे ना गिर जाए, नीचे ना गिर जाएं, कहीं वो नीचे ना गिर जाएं, वो स्ट्रक्चर स्टेबल बने। ऐसा करने के लिए उसने उस वैकेंट स्पेस को ऑक्युपाई किया। हम भी वैकेंट स्पेस को ऑक्युपाई करना चाहते हैं। नेचर भी वैकेंट स्पेस को ऑक्युपाई कराता है। नेचर भी स्टेबल सॉलिड बनाना चाहता है। नेचर स्टेबल सॉलिड बनाने के लिए, वैकेंट स्पेस को ऑक्युपाई करने के लिए जो अगली लेयर को रखता है, वो अगली लेयर को जस्ट ऊपर ना रख के बीचों बीच रखता है। जब अरेंजमेंट ऐसा होता है, जो कि अरेंजमेंट का एक दूसरा टाइप होता है बच्चों, यहाँ पे एक नई तरह की ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है,
जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हमने इस सेंटर एटम को टच करने वाले एटम्स को देखा और इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया, तो सेंटर को ज्वाइन करके जिस ज्योमेट्री का फॉर्मेशन हुआ, इस ज्योमेट्री का नाम है हेक्सागोनल। और ये जो पैकिंग है, ये जो अरेंजमेंट है, पहले से कहीं ज्यादा क्लोज्ड है, पहले से कहीं ज्यादा पैक्ड है। अगर आप ध्यान से इस पैकिंग को देखो तो इसमें वैकेंट स्पेस बहुत ज्यादा है। ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये मार्क बहुत ज्यादा है, इसमें रेड कलर बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप इसमें देखते हो इसमें वैकेंट स्पेस बहुत कम है। कहीं ना कहीं ये जो दूसरा अरेंजमेंट का तरीका है, ये पहले से ज्यादा क्लोज पैक्ड है। इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोज पैकिंग। बोलचाल की भाषा में, सवालों में जो सबसे ज्यादा शब्द इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं क्लोज पैकिंग। पर ये बताने के लिए कि जो क्लोज पैकिंग बनी है वो क्या है, उसे हम लोग कह देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। But again, I'm saying hexagonal close packing is not the most frequent word used over here. The most frequent word is close packing. तो मैं अब दो बातें कहूंगा। मैं कभी कहूंगा क्लोज पैकिंग, तो मैं कभी कहूंगा स्क्वायर पैकिंग। जब मैं कहूं क्लोज पैकिंग, समझ जाना ये वाला अरेंजमेंट है। जब मैं कहूं स्क्वायर पैकिंग, समझ जाना ये वाला अरेंजमेंट है। क्लियर बच्चों? जब मैं अपन इन पैकिंग की बात करते हैं, तो 2 डायमेंशन में एटम्स को अरेंज करने का 2 तरीका है। तो एक बच्चा मुझसे कहता है, नहीं सर एक तरीका और। मैंने कहा क्या? सर ये जो लेयर रखी थी ना, ये जो बॉल आपने ऊपर रखी, ये बॉल सर थोड़ा सा आप तिरछा रखो। बेटा ये तिरछा विरछा करके, एंगल 90 डिग्री तोड़ के आप किसी दूसरी ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करोगे। भूल न जाना, हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, उसमें क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, और क्यूबिक के 3 ही पॉसिबल केस होते हैं, या तो एससीसी, या तो बीसीसी, या तो एफसीसी। तो जब हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो हम ऐसे किसी एंगल वाले अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वरना इसे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो अपना जो अरेंजमेंट का तरीका है, वो अरेंजमेंट अभी 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो स्क्वायर पैकिंग होगा या तो क्लोज पैकिंग होगा। यहां पर आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। अगेन, इनका डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूं। पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहां पे आपको याद रखना है, जब स्क्वायर पैकिंग बनता है, तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 52.4% है। यहां पे वॉल्यूम ए क्यूब नहीं होता, क्योंकि 3 डायमेंशन नहीं। कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, वो आपको नहीं जानना। आप तो बस ये फैक्ट याद रखना कि इस वाले सिनेरियो में, इस वाले पैकिंग में, स्क्वायर पैकिंग में जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 52.4% है, और जो वैकेंट स्पेस है ऑब्वियसली 47.6% है। इन द सेम वे, जब हम बात करते हैं हेक्सागोनल पैकिंग की, तो जैसा कि आपने देखा था, जो हेक्सागोनल पैकिंग है, जो क्लोज पैकिंग है, वो पहले से ज्यादा क्लोज है। यहां हमने ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई किया। ऑब्वियसली सारा का सारा स्पेस ऑक्युपाइड नहीं हुआ स्टिल, लेकिन फिर भी स्क्वायर पैकिंग से ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी। मैं आपको बता दूं, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो आती है 60.4%। बच्चों 60.4% स्पेस इज ऑक्युपाइड ओनली। अभी भी 40% जगह खाली है। आपकी आंखों को भ्रम होता है, आपकी आंखें आपको गलत दिखाती हैं कि आपको जो दिख रहा है भरा भरा नजर आ रहा, सच्चाई में अभी 40% खाली है, अभी 40% स्पेस बचा है। क्लियर? तो अपनी सारी बात अभी यहां तक आके रुक गई। क्या मैं ऐसे कहूंगा, सारी बातों की एक बात, 1 डायमेंशन में एटम्स को अरेंज करने का मात्र एक तरीका, 2 डायमेंशन में एटम्स को अरेंज करने का 2 तरीका। या तो उससे आप स्क्वायर पैकिंग बना लो, या तो उससे आप क्लोज पैकिंग बना लो। बोलो चलेगा? हम 2D तक पहुंच गए, अब हम पहुंचना चाहते हैं 3D में। अब हम सॉलिड बनाना चाहते हैं, अब हम भगवान के बनाए स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कैसे भगवान ने एससीसी, तो कभी बीसीसी, तो कभी एफसीसी बनाया होगा, कैसे एटम्स को रखा गया होगा, तो किसी एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। इसको समझने के लिए चलो चलते हैं 3D में। जब 2D बनाना हुआ तो हमने 1D का यूज किया, जब 3D में चलेंगे हमें 2D का यूज करना होगा। जब हम 2D से 3D को बनाएंगे, तो ऑब्वियसली अपने पास 2D के 2 कॉम्बिनेशन, 2D के 2 कॉम्बिनेशन है, या तो स्क्वायर है या तो क्लोज है। तो जब हम 3D बना रहे हैं, तो 3D किससे बना रहे हैं? या तो स्क्वायर से बनाएंगे या तो क्लोज पैकिंग से बनाएंगे। तो एक बार हम स्क्वायर पैकिंग से बनाते हैं और एक बार हम क्लोज पैकिंग से बनाते हैं। चलेगा? बच्चों हमने 2D वाला स्क्वायर रख लिया। ये जो आपके सामने अरेंजमेंट है, जस्ट इमेजिन आपके सामने ऐसी बॉल रखी है। इस अरेंजमेंट को देख के आप समझ गए ये जो अरेंजमेंट है ये स्क्वायर पैकिंग है। कैसी पैकिंग है बच्चों? स्क्वायर पैकिंग है। क्लियर? अब हमें एक अगली लेयर रखनी है।
ये कुछ ऐसा है। जब हम एटम को रख रहे थे तो पहले हमने वन डायमेंशन में रखा, तो वन डायमेंशन मतलब एटम 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 ऐसे हमने रख दिया इस वाली लाइन में। जब 2D में रखना था तो हमने उसी एटम को ऊपर अरेंज किया, मतलब बन गया प्लेन। अब हमारे सामने प्लेन है, अब हम 3 डायमेंशन बनाना चाहते हैं, तो 3 डायमेंशन के लिए हम एटम्स को ऊपर रख रहे हैं। क्लियर? अब जब एटम को ऊपर रख रहे हैं तो कैसे रख सकते हैं? तो रखने का पहला तरीका क्या, कि जो अगली लेयर हम लेके आए, पहली बात तो वो भी स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग ही लेके आए, और वो ऐसे लेके आए कि अगली लेयर पहली वाली लेयर के जस्ट ऊपर, मतलब बॉल के ऊपर बॉल के ऊपर बॉल। इमेजिन करो ये नीचे वाली बॉल थी, हमें जस्ट इसके ऊपर बॉल रखनी है, तो आपको थोड़ा सा 3D व्यू देने के लिए जो अगली लेयर रखी वो ऐसे रखी, आपको तिरछा दिखाया जा रहा है। क्लियर? तो अगली जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर के जस्ट ऊपर, अगली जो लेयर है नीचे वाली लेयर के जस्ट ऊपर। अब मैंने किसी बच्चे से पूछा बेटा कैसा अरेंजमेंट है, तो बच्चे ने मुझे ऐसे बोला सर बॉल के ऊपर बॉल के ऊपर बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर बॉल के ऊपर बॉल के ऊपर बॉल। इस प्रकार की भाषा को नहीं प्रयोग करना हो, हमने यहाँ पे टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया। कैसे किया? मैंने कहा जो नीचे वाली लेयर है इसका नाम रख दो। क्या नाम रख दे? इसका नाम रख दिया हमने फलाना। तो अगली वाली जो लेयर है क्या वो नीचे की जैसी है, तो इसका भी नाम क्या हो गया बच्चों? फलाना। तो अगली वाली लेयर जो है वो भी नीचे की जैसी है, इसका नाम क्या हो गया? फलाना। तो अब मैंने बच्चे से पूछा बेटा कैसा अरेंजमेंट है, तो बच्चे ने कहा सर फलाने के ऊपर फलाने के ऊपर फलाना। मतलब इस चीज को हमने सिंप्लीफाइड किया। ये जो अरेंजमेंट था उसे हम शब्दों में बोलना चाहते हैं, तो शब्दों में बोलने के लिए हमने इन लेयर्स का नाम रखना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली बॉल के ऊपर बॉल के ऊपर बॉल बकवास है, फलाने के ऊपर फलाने के ऊपर फलाना इलॉजिकल है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल नाम रखा और हमने ऐसे बोला। जो नीचे वाली लेयर है उसका नाम रख देते हैं ए, तो जो ऊपर वाली लेयर है वो भी नीचे के जैसा है तो उसका भी नाम रख देते हैं ए, ऊपर वाली लेयर वो भी नीचे के जैसा है उसका नाम रख देते हैं ए। मैंने कहा बेटा कैसा अरेंजमेंट है, तो बच्चे ने मुझसे कहा सर स्क्वायर पैकिंग का ए टाइप का अरेंजमेंट है। तो जैसे उसने बोला स्क्वायर पैकिंग का ए टाइप का अरेंजमेंट है, मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, अच्छा ए टाइप है मतलब बॉल के ऊपर बॉल के ऊपर बॉल के ऊपर। क्लियर? बच्चों जब हम इसको ध्यान से देखते हैं और इससे एक छोटे से हिस्से को हम बाहर निकालते हैं, किसी एक छोटे से हिस्से को बाहर निकालो, मैं आपके सामने ये वाला छोटा सा हिस्सा बाहर निकाल रहा हूं, जरा देखना ये वाला, कोई भी एक छोटा सा हिस्सा, जब हम छोटे से हिस्से को यहां से बाहर निकालते हैं तो बच्चों हमें मजा आ गया देख के कि इससे जिस यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो रहा था वो जाना पहचाना था। और आप सब मुझे बता सकते हो ये कौन सा यूनिट सेल है? साहब ये है एससीसी, ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके बारे में मैंने कल बात करी थी, जिसका Z होता है 1, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, जिसका पैकिंग एफिशिएंसी होता है 52.4%। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जिस प्रकार से हमने कल सारी बातें करी थी वो सारी बातें एज इट इज है, बस आपको याद ये रखना है कि एससीसी कैसे बनता है। सर एससीसी स्क्वायर पैकिंग में जब ए टाइप का अरेंजमेंट होता है तब एससीसी का फॉर्मेशन होता है। आई होप आप सब समझ पाए एससीसी कैसे बनता है। बोलो बच्चों, आई होप आप सब समझ पाए एससीसी कैसे बनता है। अब हमारे अंदर जिज्ञासा और जागी, हम बीसीसी और एफसीसी को बनाना चाहते हैं। हमने फिर से एटम्स को लिया, हमने फिर से उन एटम्स को लिया, अब उनका अरेंजमेंट हमने दूसरे तरीके से किया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो आपके सामने अरेंजमेंट है ये स्क्वायर पैकिंग है, मतलब अभी हम सारे पॉसिबल केसेस यहां पे स्क्वायर पैकिंग के कर रहे हैं। ये स्क्वायर पैकिंग का अरेंजमेंट है, अब हमें इसके ऊपर लेयर रखनी है। तो लेयर रखने का एक तरीका हमने पहले अपना लिया, क्या? बॉल के ऊपर बॉल के ऊपर बॉल के ऊपर बॉल, विच इज नॉट सो स्टेबल, क्योंकि हमने वैकेंट स्पेस को नहीं भरा। जब हम वैकेंट स्पेस को भरने की कोशिश करते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है पहले से ज्यादा स्टेबल बनता है। तो जो अगली लेयर रख रहे हैं हम बॉल के ऊपर ना रख के उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस था वहां रख रहे हैं। क्लियर? तो वैकेंट स्पेस के बीच में हमने बॉल को रख दिया, ऐसे ही करके हमने दूसरा लेयर बना दिया। अब ध्यान से देखो ये जो ऊपर वाली लेयर है जो पीला पीला है और जो नीचे वाली लेयर है जो पिंक पिंक है, तो नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर डिफरेंट है, मतलब वो थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्टेड है। कोई देख के ये नहीं बता सकता कि दोनों लेयर सेम है, तो दोनों लेयर अलग हैं तो नाम भी अलग रखना था। तो एक लेयर का नाम हमने रखा ए, एक लेयर का नाम हमने रखा बी। अब इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ए बी। अभी ए बी बनाने से, ए बी रखने से किसी प्रकार की लैटिस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो हमने क्या किया इसके ऊपर एक दूसरी लेयर रखा, और जो दूसरी लेयर रखा वो नीचे के जैसा था, मतलब पिंक के जैसा। तो इमेजिन करो ये पिंक वाली लेयर है, इमेजिन करो ये येलो वाली लेयर है, ये सेकंड वाली।
इमेजिन करो ये येलो वाली लेयर है, इमेजिन करो ये पिंक वाली लेयर है, इमेजिन करो ये पिंक वाली लेयर, मतलब ये ए है, ये बी है और ये ए है। तो इसका नाम अपन क्या रखेंगे? इसका नाम रखेंगे ए बी टाइप। क्या नाम रखेंगे? ए बी टाइप, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप का अरेंजमेंट करते जाओ तो मुझे कोई भी बच्चा बता सकता है बनने वाला लैटिस कैसा है, बनने वाला यूनिट सेल कैसा है। आप सब देख पाते हैं, इससे बना है बीसीसी, इससे बना है बीसीसी, और बीसीसी को आप अच्छे से जानते हो। बीसीसी का जेड कितना? 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 8, पैकिंग एफिशिएंसी कितना? 68%। अरे आपको तो पाई वाला भी याद है भैया, √3π/8। बोलो हाँ या ना। तो बच्चों अगर कभी बीसीसी बनता है किसी भी सॉलिड में, तो बीसीसी तभी बनता है जब स्क्वायर पैकिंग का एबी टाइप का अरेंजमेंट होता है। बच्चों सारी बातों की एक बात, सारी बातों की एक बात, सारी बातों की एक बात। 1 डायमेंशन में एटम को अरेंज करने का एक तरीका, 2 डायमेंशन में एटम को अरेंज करने का 2 तरीका। उन 2 तरीकों से बनता है कभी स्क्वायर पैकिंग तो कभी बनता है क्लोज पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग से 3D में जाने का 2 तरीका, या तो कभी ए टाइप का अरेंजमेंट होगा उससे एससीसी बनेगा, या तो कभी एबी टाइप का अरेंजमेंट होगा उससे बीसीसी बनेगा। इस प्रकार से हमने एससीसी और बीसीसी बना डाला। इस प्रकार से हमने एससीसी और बीसीसी बना डाला। बच्चों हमारे मन में जिज्ञासा अब और उमड़ के आया, हम जानना चाहते हैं आखिर ये एफसीसी कैसे बनता है। क्लियर? तो अब एफसीसी बनाने के लिए हमने क्या किया, जो क्लोज पैकिंग था उसको लिया। अब क्लोज, अभी तक सारा किस्सा किसका था? स्क्वायर पैकिंग का। अब जो अगला अरेंजमेंट हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लोज पैकिंग से। किससे कर रहे हैं? क्लोज पैकिंग। और जैसे ही मैंने क्लोज पैकिंग बोला तो आपके मन में स्ट्राइक कर जाए क्लोज पैकिंग मतलब वो हेक्सागन वाला, स्क्वायर पैकिंग मतलब पहला वाला, क्लोज पैकिंग मतलब हेक्सागन वाला। क्लियर? अब क्लोज पैकिंग से हम कैसे कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो क्लोज पैकिंग है तो ये अपने सामने जो अरेंजमेंट दिख रहा है वो क्लोज पैकिंग है, राइट? ये जो पिंक कलर की बॉल आपको दिख रही है ये एक क्लोज पैक्ड वे में अरेंज है। नीचे वाली लेयर 1 डायमेंशन, उसके ऊपर हमने लेयर रखी उससे 2 डायमेंशन बनाया एंड सो ऑन। ये जो क्लोज पैकिंग है बच्चों इसमें 2 तरह के वॉइड है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये अलग तरह का नाम है, और जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसका नाम हमने अलग रख दिया। सर अलग नाम क्यों रखा? दोनों वॉइड तो ट्रायंगुलर है, दोनों वॉइड, दोनों खाली जगह हमें ट्रायंगल की जैसी नजर आ रही है, तो सर फिर आपने इसका नाम अलग क्यों रखा? अलग क्यों रखा जरा सुनिएगा, उसके पीछे लॉजिक था। हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड्स को बना बना के समझ रहे हैं, एटम्स को अरेंज कर करके समझ रहे हैं कब क्या बनता है। तो जब हम लेयर्स को इसके ऊपर रखेंगे, जब हम वॉइड को फिल करने की कोशिश करेंगे, जैसे फल फूल की दुकान में संतरे वाला करता है, जब हम इस वॉइड को फिल करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो मुश्किल ये है, प्रॉब्लम ये है, एक समय में एक ही वॉइड भरा जाएगा, दूसरा वॉइड खाली रह जाएगा। मतलब इमेजिन करो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उसका नाम हमने रखा सी, और जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसका हमने नाम रखा बी। तो इसका नाम, जो नीचे वाला ट्रायंगल है हमने इसका नाम रख दिया बी, और जो ऊपर वाला ट्रायंगल है हमने इसका नाम रख दिया सी। अगर हमने बी को फुलफिल करने की कोशिश करी, अगर हमने बी को कवर करने की कोशिश करी तो सी खाली रह जाएगा, अगर हमने सी को कवर करने की कोशिश करी तो बी खाली रह जाएगा। एक समय में एक ही वॉइड भरा जाएगा, एक वॉइड खाली रह जाएगा। हम वॉइड को भरने की कोशिश कर रहे हैं, हम वॉइड को पूरी तरीके से भर नहीं सकते। जब आपने इन पिंक बॉल के ऊपर ये येलो बॉल रखी है तो येलो बॉल उसके ऊपर आई है, तो नीचे का जो एरिया है, नीचे का जो वॉल्यूम है अभी भी वैकेंट है, लेकिन फिर भी हमने हमारे तरीके से कोशिश करी कि हमें जो वैकेंट स्पेस दिख रहा है चलो उसे फिल करते हैं। यस और नो? जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, हमने जब बी को कवर करने की कोशिश करी, सी अभी खाली रह गया है। यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है कि एक समय में एक ही वॉइड भरा जाता है, एक वॉइड खाली रह जाता है। इज दिस क्लियर? एक समय पे एक ही वॉइड भरा जाता है, एक वॉइड खाली रह जाता है। तो जो नीचे वाली लेयर है उसके ऊपर हमने येलो लेयर रखी। सर ये हम कर क्या रहे हैं? अरेंजमेंट कर रहे हैं हम। सर अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं? हम समझना चाह रहे हैं। सर हम समझना क्या चाह रहे हैं? भगवान ने दुनिया कैसे बनाई? सर भगवान ने दुनिया बना दी, सर क्या समझ रहे? नहीं, हम समझना चाहते हैं, हमारे अंदर जी रहे, हम जानना चाहते हैं भाई कैसे बनाया सीसी, हम जानना चाहते हैं कैसे बनाया सीसी। सो वी आर अरेंजिंग in all the possible case and trying to understand how these solids are formed यार। Is this clear? तो अभी हम आ चुके हैं क्लोज पैकिंग में। अब क्लोज पैकिंग में हम अरेंजमेंट कर रहे हैं।
तो लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रख रहे हैं, तो जब दूसरी लेयर रखेंगे तो किसी वॉइड को भरेंगे। सर वॉइड क्यों भर रहे हो आप? यार जब वॉइड नहीं भरोगे तो स्टेबल सॉलिड कैसे बनेगा? जब खाली जगह के भरने की कोशिश करोगे तभी तो सॉलिड स्टेबल बनेगा, तभी तो अरेंजमेंट स्टेबल बनेगा। तो हम उस सॉलिड को स्टेबल बनाने के लिए जो अगली लेयर रख रहे हैं वो बी के ऊपर रख रहे हैं। तो जैसे हमने बी के ऊपर अगली लेयर रखी बच्चों, गौर करिएगा, गौर करिएगा, आपको यहाँ पे एक हेक्सागन नजर आएगा, देखना जरा, आपको यहाँ पे एक हेक्सागन नजर आएगा, नजर आ रहा? तो इमेजिन करो जो ये पिंक वाली लेयर है इसका नाम रख देते हैं ए, ये पिंक वाली लेयर है, और ये येलो वाली लेयर है इसका नाम रख देते हैं बी। इसके ऊपर हमने एक दूसरी लेयर रखी जिसका नाम है ए। मतलब जो अरेंजमेंट हुआ वो हुआ ए बी टाइप का। कैसा अरेंजमेंट हुआ बच्चों? ए बी टाइप का। कैसा अरेंजमेंट हुआ? ए बी टाइप का। क्लियर? जरा देखिएगा, वो जो नीचे आपको पिंक बॉल दिख रही है क्या? गिनते हैं कितनी पिंक बॉल? 1 2, गिनो गिनो मेरे साथ, 3 4 5 6, और देखो बीचों बीच छुपी हुई है 7। बोलो नीचे कितनी पिंक बॉल है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखते हैं कितनी येलो बॉल है इस हेक्सागन के अंदर? 1 2 3। कितनी येलो बॉल है? 1 2 3। जब इसके ऊपर दूसरी लेयर आएगी जो कि बिल्कुल पिंक वाली लेयर है, मतलब ए बी टाइप अरेंजमेंट है, तो कितनी बॉल ऊपर आएंगी? 7। यस और नो? तो नीचे बॉल हो गई 7, ऊपर बॉल हो गई 3, ऊपर बॉल हो गई 7। क्लियर? इस प्रकार से बच्चों आप अगर ध्यान से देखो, ये जो अरेंजमेंट नजर आता है, ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं HCP, बोले तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं इसे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं इसे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये जो अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा, ये वाला है ना, ये एक हेक्सागन का फ्रंट फेस है, ऐसे ही बिहाइंड वाला ये जो आपको नजर आया बच्चों, दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हमारा जो सिलेबस है उसमें जो 95% है वो क्यूबिक यूनिट सेल है, लेकिन जो 5% है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तब बनता है, जरा सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सुनने का काम है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तब बनता है जब क्लोज पैकिंग का ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो ऊपर आती है 7 बॉल, नीचे आती है 7 बॉल, बीच में आती है 3 बॉल। यस और नो? तो देखो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और बीचों बीच 3 बॉल। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं HCP, बोले तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बच्चों याद रखिएगा, ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसमें जो ये कॉर्नर के एटम है, इन कॉर्नर के एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कंट्रीब्यूशन होता है 1/6। अगर क्यूबिक यूनिट सेल होता तो क्यूबिक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन होता 1/8, लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 1/8 नहीं होता, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता 1/6। क्लियर? तो कॉर्नर पे कितने एटम है? चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कॉर्नर पे कितने हो गए? 12। तो 12 का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/6। क्लियर? बॉडी के अंदर कितने हैं? दे आर नॉट एट बॉडी सेंटर बट दे आर इनसाइड द बॉडी। वो जो येलो बॉल थी उस यूनिट सेल के अंदर थी। तो कितनी येलो बॉल है? 1 2 3। और जो अंदर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन पूरा, मतलब 3 into 1। और ये जो अपोजिट फेस के सेंटर पे है, दैट इज दिस एंड दिस। ये अपोजिट फेस के सेंटर पे ये वाले और ये वाले बच्चों, ये फेस के सेंटर पे, और जो फेस के सेंटर पे होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना? हाफ, दैट इज 2 into 1/2। HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आता है वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आता है 6। बच्चों आज से आपको अपने जनरल नॉलेज में, अपने कंसेप्ट में SCC तो याद रखना ही रखना है, BCC तो याद रखना ही रखना है, FCC तो याद रखना ही रखना है। आज से आपको FCP भी याद हो जिसका Z होता है 6। मजे की बात तो ये है बच्चों, ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है इसका पैकिंग एफिशिएंसी भी उतना ही होता है जितना FCC का होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ही होता है जितना FCC का होता है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ये बीच वाला एटम है, हमें देखना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन होती है टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, मैक्सिमम नियरेस्ट एटम। तो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, फिर ऊपर 3 नीचे 3। मतलब इमेजिन करो ये बी लेयर है, इमेजिन करो ये ए लेयर है, इमेजिन करो बी लेयर है। तो इस लेयर के 6 तो हो गए, ऊपर 3 नीचे 3, तो 6 3 9 3 12। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12। खैर अपने को तो याद करना है, और याद करने का सिंपल सा लॉजिक है क्या?
जैसा FCC है वैसा ही HCP है, बस फर्क इतना है Z इसका 6 है, बस फर्क इतना है कि ये जो HCP है इसमें जो कॉर्नर का एटम है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/6 है। अरे बच्चों, आप सबने HCC तो याद किया ना यार, आप सबने BCC तो याद किया ना यार, आप सबने FCC तो याद किया ना यार, एक एक्स्ट्रा बन गया, चलते चलते राह में एक नया मिल गया, इसे भी याद कर लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? बोलो। हम लोग समझना चाहते हैं HCP, हम लोग समझना चाहते हैं HCC कैसे बना, BCC कैसे बना, FCC कैसे बना। HCC समझ लिया, BCC समझ लिया, अभी FCC नहीं समझा। हम क्लोज पैकिंग से अरेंज कर ही रहे थे कि रास्ते में HCP बन गया, हमने HCP को समझ लिया क्योंकि हमारे सिलेबस में 5% ये भी है। याद रख पाओगे? चलो एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, जल्दी जल्दी जवाब देना, देखते हैं कौन देता है, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। पूछूं क्या? चलो जल्दी सब जवाब देना। FCC की पैकिंग एफिशिएंसी, FCC की पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट में, बहुत बढ़िया। HCP की पैकिंग एफिशिएंसी, HCP की पैकिंग एफिशिएंसी, बहुत बढ़िया। FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर, FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर, FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, बहुत बढ़िया। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर, HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, अरे 13 लिखा है वो भैया, 13 कहां से? HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, बहुत बढ़िया। बच्चों BCC का Z, BCC का Z 2, बहुत बढ़िया। FCC का Z, FCC का Z 4, HCP का Z, HCP का Z 6, बहुत बढ़िया। HCP में जो कॉर्नर वाले एटम है, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो कॉर्नर वाले एटम है उनका कंट्रीब्यूशन कितना? HCP में जो कॉर्नर वाले एटम है उनका कंट्रीब्यूशन कितना? 1/6। क्यूबिक यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉर्नर वाले एटम है उनका कंट्रीब्यूशन कितना? क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉर्नर वाले एटम है उनका कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। मेरा अगला सवाल, क्या कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/8 होता है? क्या कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/8 होता है? मैंने कल आपसे असर्शन रीजन का एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आज आपके सामने है। सर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है, हमेशा 1/8 नहीं होता, केवल क्यूबिक में 1/8 होता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ऑलराइट बच्चों, अभी हम क्या करते हैं, हमारे सामने जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर था दैट इज क्लोज पैकिंग, हम लोग क्या करते हैं इसमें सभी वॉइड को भरने की कोशिश करते हैं। अभी भी हमने बी को भरा था, भूल न जाना, हमने केवल बी को भरा था, सी खाली रह गया था, और बिना सी को भरे हमने अगली लेयर इस पिंक वाली बॉल के ऊपर रख दी, मतलब ए बी टाइप का अरेंजमेंट किया। अब हम क्या करते हैं, ये जो बी वॉइड है उसे तो भरते ही भरते हैं, अब हम सी को भी भरने की चेष्टा करते हैं, सी को भी भरने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो अगली लेयर रखी वो सी के ऊपर रखी। जैसे हमने अगली लेयर सी के ऊपर रखी, मतलब नाउ वी आर ट्राइंग टू ऑक्युपाई मैक्सिमम वॉल्यूम, नाउ वी आर ट्राइंग टू फिल ऑल द पॉसिबल वॉइड, जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। संतरे वाला भी तो ऐसे रखता है ना, पहली एक लेयर लाइन से रखता है, फिर अगली लेयर वो खाली खाली जगह में रखता है, फिर अगली लेयर वो बाकी बची खाली जगह में रखता है, फिर अगली लेयर एंड सो ऑन। तो जब हम इस प्रकार का अरेंजमेंट करते हैं, मतलब नीचे वाली जो पिंक वाली लेयर है उसका नाम हमने दे दिया ए, बीच वाली जो येलो वाली लेयर है उसका नाम दे दिया बी, ऊपर वाली जो सी वाली लेयर है उसका नाम दे दिया हमने सी, ग्रीन वाली लेयर का नाम दे दिया सी। मतलब ये कैसी पैकिंग हुई बच्चों? एबीसी टाइप की। ये जो तोप के गोले रखे हैं ये उसी एबीसी टाइप की पैकिंग की एग्जांपल है। जब ये टॉपिक शुरू हुआ था मैंने कहा था तोप के गोलों का अरेंजमेंट क्या है, कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में लिखा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। भैया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऐसे नहीं बनता, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एबी से बनता है। ये एबी नहीं है, ये एबीसी है। और जब एबीसी टाइप का अरेंजमेंट होता है तो यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नहीं बच्चों, यहाँ पर फॉर्म होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक क्यूब नजर आएगा, मतलब आप किसी भी लाइन को पकड़ लो, जैसे मैंने इसको पकड़ा, किसी को पकड़ लो, किसी भी एक लाइन को, राइट, किसी भी एक लाइन को, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है सबसे सिंपलेस्ट किसी को भी देखो, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है क्यूब का।
क्योंकि ये जो क्यूब बना है, ये क्यूब क्लोज पैकिंग से बना है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जब बाद में इसे देखा गया और इसे समझा गया तो पता चला कि जो सीसीपी है ये तो वही है जिसे हम एफसीसी कहते हैं। आज से बच्चों सीसीपी या एफसीसी बोला जाएगा, बात बराबर है, एक ही मतलब निकाला जाएगा, क्योंकि जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है वही फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। मतलब सारी बातों की एक बात। बच्चों जरा सुनिएगा, अगर वन डायमेंशन में अरेंज करना है तो अरेंज करने का एक तरीका, अगर टू डायमेंशन में अरेंज करना है अरेंज करने का दो तरीका। टू डायमेंशन में अरेंज करने का हमारे पास है दो तरीका, उससे कभी बनता है स्क्वायर पैकिंग, तो उससे कभी बनता है क्लोज पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग में अगर हम ए टाइप का अरेंजमेंट करते हैं तो उससे बनता है एससीसी। स्क्वायर पैकिंग में अगर कभी हम ए बी टाइप का अरेंजमेंट करते हैं तो उससे बनता है बीसीसी। क्लोज पैकिंग में अगर कभी हम ए बी टाइप का अरेंजमेंट करते हैं तो उससे बनता है एचसीपी, और क्लोज पैकिंग में अगर कभी हम एबीसी टाइप का अरेंजमेंट करते हैं तो उससे बनता है सीसीपी या एफसीसी। बोलो बच्चों, सीसीपी आपको ढंग से याद है, एफसीसी आपको ढंग से याद है। मोस्ट क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर जो अभी तक हमने बनाया वो है सीसीपी या एफसीसी। इसे विजुलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे विजुलाइज करने की कोशिश मत करना, मैं तो कहूंगा इसे पहले याद करना। विजुलाइज करोगे तो आपको लगा विजुलाइज नहीं हुआ, मत करो विजुलाइज, आप पहले से याद करो कि जब क्लोज पैकिंग में एबीसी टाइप की पैकिंग होती है तो वहां सीसीपी एचसीसी होता है, बाकी सब विजुलाइज हो जाता है, बाकी सब आंखों को दिख जाता है, ये आसानी से नहीं दिखता। मैं आपको जब हैंड आउट दूंगा तो जिसको देखने का शौक है वो आसानी से तसल्ली से देखना, बहुत प्यारा 3D डायग्राम है, आपको दिख जाएगा। क्लियर बच्चों? अब कुछ बात कर लेते हैं कॉमन सेंस की। हमारे सामने जितने भी यूनिट सेल हैं, ठीक है, हमारे सामने जितने भी यूनिट सेल हैं, या तो वो एससीसी है, या तो वो बीसीसी है, या तो वो सीसीपी है, एलिमेंट्स की बात करूं मैं, या तो वो एससीपी है। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो आपके सामने पीरियोडिक टेबल बनी है, इस पीरियोडिक टेबल में हमने मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को कवर किया है, दैट इज पोलोनियम। इन सब का अपना एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा। क्या आप इसे याद कर पाएंगे? क्या आप इसे याद कर पाएंगे? जैसे लिथियम क्या है? बीसीसी। सोडियम क्या है? बीसीसी। पोटेशियम क्या है? बीसीसी। क्या आप सब इसे याद कर पाएंगे? अरे बोलो ना, क्या आप इसे याद कर पाएंगे? तो मैं आपका काम आसान कर देता हूं, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, बता दूं क्या? क्या मैं आपको इसे याद करने का ट्रिक बता दूं? बोलो। आपका काम मैं आसान कर देता हूं और इसे याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूं। चलो बता देता हूं। तो बच्चों ऐसे याद करो, हमारे सामने है सबसे पहले एससीसी, है ना? तो इसे मैं ऐसे करता हूं कि भाई चार तरह के तो यूनिट सेल बनने वाले हैं, या तो एससीसी है, फिर बीसीसी है, फिर एफसीसी है, और फिर एचसीपी। एससीसी का मात्र एक एग्जांपल है, दैट इज पोलोनियम। दिमाग में बैठा लो, एससीसी का मात्र एक एग्जांपल है, दैट इज पोलोनियम। दिमाग में बैठा लो। फिर नंबर किसका आता है? बीसीसी का। तो बीसीसी के लिए याद करो 156, 156, मतलब ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, 156। कितना आसान है यार, अब तक 56, 156 फेमस मूवी है, यस और नो? तो 156 हो गया बीसीसी। मतलब जो ग्रुप नंबर 1 है, जो ग्रुप नंबर 5 है, जो ग्रुप नंबर 6 है, वो क्या है? बीसीसी। उसके बाद नेक्स्ट आता है 9, 10, 11, मतलब ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11। ये सब के सब एग्जांपल हो गए बच्चों किसके? एफसीसी के। अब इसके अलावा कुछ एक एलिमेंट और है, तो इसे मैं ऐसे कहूंगा 156 तो आपने याद कर लिया। अब 156 के अलावा एक है आयरन। तो आयरन का तो वैसे ही आपको एटॉमिक वेट याद है 56, तो आयरन तो आ गया 156 में, 56 आयरन। फिर कौन बचा? एमएन और बैरियम। तो याद कर लो आयरन, एमएन और बैरियम, ये भी बीसीसी के एग्जांपल है। फिर आते हैं अपन एफसीसी में। तो ऐसे याद रखो, अली सर की कार लेके हो गया 9, 10, 11। अली सर की कार लेके हो गया 9, 10, 11। साथ में इनर्ट गैस भी चली गई, गैस वैसे भी उड़ती है, तो 9, 10, 11 हो रहा है तो गैस भी उड़ गई। तो जितने भी इनर्ट गैस है वो सारे के सारे एफसीसी, जितने भी इनर्ट गैस है वो सारे के सारे एफसीसी। अली सर की कार वो भी एफसीसी, 9, 10, 11 वो भी एफसीसी, बाकी जितने भी बचे वो सारे के सारे एससीपी। बच्चों ऐसा करके आप याद कर सकते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उनका स्ट्रक्चर कैसा है। 156, 9, 10, 11, बाकी सब पोलोनियम एग्जांपल है एससीसी का। बोलो अभी याद हो गया क्या?
बोलो अभी याद हो गया क्या? अरे यार ऐसे कितना आसानी से याद होगा, आपको याद नहीं हुआ? 156 9 10 11 156 एससीसी पोलोनियम, मेरे साथ बोलो, पहले बोलो तो सही। हाँ हम याद कर लेंगे, देखो अभी तुरंत याद होगा। एससीसी बोलो, पोलोनियम, बोलो बोलो पोलोनियम। फिर 156 बीसीसी, 9 10 11 एफसीसी। अब 9 10 11 में और याद कर लो, अली सर की कार लेके हो गया 9 10 11, साथ में इनर्ट गैस भी उड़ गई। 156 में 56 आयरन तो वैसे ही आ गया, फिर अलग से आपको क्या रखना है? बेरियम और मैग्नीशियम। यस और हो गया यार, ऐसे कैसे नहीं हुआ? मतलब आप हर चीज को ऐसे कैसे होगा, कैसे नहीं? तो ठीक है, तो मैंने कहा कि बेटा एससीसी बीसीसी सीसीपी और एससीपी, इन सब के कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कहां कहां कैसा, आपको याद होना चाहिए। नीट में एक सवाल आ गया लेट से, ठीक है, एक सवाल आ गया लेट से कि जो स्कैंडियम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका लैटिस कैसा है। सो वी कैन नॉट टेक रिस्क ऑफ लूजिंग वन क्वेश्चन। जब पूरा चैप्टर पढ़ा है तो सब कुछ याद करना है। मतलब कई बार बच्चे से नहीं याद करते, सर दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, पता नहीं ऐसा कहां से दिमाग में बैठा होता है। लेकिन वही मैं कह रहा हूं, जब याद हो रहा है तो क्यों ना याद करें यार। कौन सा मतलब आपको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, कितनी आसानी से याद है। तो क्या पता सवाल आ जाए तो अपने को याद होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? ऑलराइट। हुआ क्या बच्चों, हमने अभी तक जितने भी यूनिट सेल देखे, चाहे एससीसी हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे सीसीपी हो, चाहे एससीपी हो, किसी में भी पैकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं आई। मतलब किसी में भी 100% जगह नहीं भरी है। अभी भी सब में कुछ न कुछ जगह खाली है, अभी भी सब में कुछ न कुछ वाइड जरूर है। बच्चों चलो बात करते हैं वाइड पे। आखिर क्यों ये सारी जगह नहीं भर रही? जो ये सारी जगह नहीं भरी है, जो ये वैकेंट स्पेस है, जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, जो ये एम्प्टी स्पेस है, जो ये वॉइड है, आखिर क्या इसका कोई यूज है कि भगवान ऐसे इसे खाली छोड़ देते हैं? जो प्योर एलिमेंट है उसमें तो खाली छूटा रहता है। मतलब ये जो एलिमेंट है ना, इनमें वैकेंट स्पेस ऐसे ही रहता है। तभी तो कहते हैं ना यार, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक आ जाओ जरा, कोबाल्ट निकल कॉपर, इधर वाले जो हैं ये सब, तभी तो कहते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनमें बहुत ज्यादा इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इनमें बहुत ज्यादा वॉइड होता है, और तभी गैसेस इनके सरफेस पे बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनपे वॉइड है। वॉइड क्यों है? इनका स्ट्रक्चर ऐसा है। लेकिन जो आयोनिक क्रिस्टल होता है, आयोनिक क्रिस्टल में ऐसा नहीं होता। ये जो वैकेंट स्पेस थे, इनमें आके कोई छोटा एटम बैठ जाता है। मतलब चाहे एफसीसी हो, चाहे सीसीपी हो, चाहे एचसीपी हो, इन सभी के वैकेंट स्पेस में कोई न कोई स्मॉलेस्ट एटम जैसे कि कैटायन आके फिट हो जाता है। राइट। तो सबसे पहले अपन समझते हैं वॉइड को, ठीक है। बच्चों जो वॉइड होता है, जो एम्प्टी स्पेस होता है, वैसे तो टोटल 4 टाइप का होता है। बच्चों जो वॉइड होता है, जो एम्प्टी स्पेस होता है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, वैसे तो 4 टाइप का होता है। सबसे पहला वॉइड है ट्रायंगुलर वॉइड। कौन सा वॉइड है बच्चों? ट्रायंगुलर वॉइड। फिर दूसरा वॉइड है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या नाम है इसका? टेट्राहेड्रल वॉइड। और तीसरा वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और चौथा वॉइड है क्यूबिक वॉइड। बच्चों वैसे तो वॉइड 4 टाइप का होता है, लेकिन जब भी हम क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्लोज पैकिंग की। जैसे ही मैं क्लोज पैकिंग कहूं, वैसे ही आपके मन में दो स्ट्रक्चर, दो यूनिट सेल तुरंत आ जाए। एक तो आ जाए सीसीपी, जिसे हम लोग कहते हैं एफसीसी, और दूसरा आ जाए एफसीसी। क्लोज पैकिंग में मात्र 2 ही यूनिट सेल थे। एचसीसी क्लोज पैकिंग नहीं है, बीसीसी क्लोज पैकिंग नहीं है। सर ये क्लोज पैकिंग क्यों है? क्योंकि क्लोज पैकिंग से बना है। याद करो ना, सीसीपी एफसीसी कैसे बना था, एचसीपी कैसे बना था? क्लोज पैकिंग से ही तो बना था। क्लियर? तो क्योंकि ये क्लोज पैकिंग से बना है, इसीलिए इसे हम क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कह रहे हैं। वैसे तो वॉइड 4 टाइप के होते हैं, पर क्लोज पैकिंग में वॉइड मात्र 2, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, यानी कि टीवी और ओवी ही होते हैं। हम जानना चाहते हैं सर ये कहां होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये कैसे दिखते हैं? आपने कहा 4 तरह के वॉइड होते हैं, ये 4 तरह के क्यों होते हैं? इज दिस क्लियर? तो चलो बात करते हैं इन वॉइड्स को। जब भी मैं बात करूंगा क्लोज पैकिंग की, तो क्लोज पैकिंग में 2 ही तरह के वॉइड है, या तो वो टेट्राहेड्रल है या तो वो ऑक्टाहेड्रल है, और कोई दूसरा वॉइड नहीं है। मतलब मैंने कहा टीवी, तो आप समझ जाना या तो है सीसीपी में या तो है एचसीपी में, या तो है सीसीपी में या तो है एचसीपी में। मैंने कहा ओवी, तो समझ जाना या तो है सीसीपी में या तो है एचसीपी में। ट्रायंगुलर सीसीपी में नहीं होगा, क्यूबिक सीसीपी में नहीं होगा। क्लियर?
चलो बात करते हैं ओबी और टीवी की, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में एक वॉइड होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे टीवी। क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, क्या बोलेंगे? टीवी। टेट्राहेड्रल वॉइड आखिर है क्या? किसी भी वॉइड का नाम वॉइड क्यों पड़ा है उस टाइप का, उसके पीछे वजह है वो बनता कैसे। जैसे जब कभी नीचे 3 एटम हो और उसके ऊपर एक एटम हो। याद करो जब हम पैकिंग कर रहे थे तो क्लोज पैकिंग में ए के ऊपर जब हम बी लेयर रख रहे थे, तो ए के ऊपर जब हम बी लेयर रखते हैं, राइट, तो कुछ ऐसी सिचुएशन तो आती है। नीचे वाला क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग के ऊपर दूसरी लेयर है। तो ये जो अरेंजमेंट आपके सामने बना है ना, तो जब आप इसे देखते हो ध्यान से, जरा देखना, नीचे 3 बॉल है, ऊपर एक बॉल है। थोड़ा इमेजिन करो आप सब, आपके सामने ऐसे 3 बॉल है, इमेजिन करो उसके ऊपर एक बॉल रखी। तो जैसे 3 बॉल के ऊपर एक बॉल रखोगे, तो जो 3 बॉल के बीच में, ये 3 बॉल के बीच में जो वैकेंट स्पेस था, क्या वो एक बॉल रखने से भर जाएगा? क्या वो एक बॉल ऊपर रखने से भर जाएगा? 3 फुटबॉल है, 3 फुटबॉल के ऊपर एक फुटबॉल रखो, तो 3 फुटबॉल की स्पेस का, बीच का जो स्पेस था वो भर जाएगा? बोलो बच्चों, नहीं भरेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, फुटबॉल है कि पानी है? फुटबॉल बह जाएगा। फुटबॉल है कि पानी है? बोलो बोलो। 3 फुटबॉल रखी है, फुटबॉल के ऊपर एक चौथी फुटबॉल रख दो, तो बीच में जो फुटबॉल का स्पेस था क्या वो भर जाएगा? 3 फुटबॉल के बीच की बात कर रहा हूं। हमने भरने की कोशिश करी, हमने वैकेंट स्पेस के ऊपर फुटबॉल रखा, लेकिन जो 3 फुटबॉल के बीच में स्पेस था वो नहीं भर पाएगा। फुटबॉल है, पानी थोड़ी है कि वैकेंट स्पेस में भर जाएगा। हेलो। तो वो जो स्पेस है अभी भी वैकेंट रह जाएगा। जब हम इन सभी एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करते हैं, लिसन केयरफुल, जब हम इन सभी एटम के, मतलब नीचे जो लाल है 1 2 3, ऊपर जो पीला है चौथा, जब हम इन सभी सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो सेंटर को ज्वाइन करने से एक ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर? ये जो ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। खैर ठीक है साहब, 3 लेयर के ऊपर एक चौथी लेयर रख दो, 3 बॉल के ऊपर एक चौथी बॉल रख दो, टीवी बनता है। ठीक है साहब, सेंटर को मिलाने से टीवी बनता है। ठीक है साहब, टीवी होता है, ओबी होता है। ठीक है साहब, सीसीपी और एससीपी में 2 तरह का वॉइड होता है। सर आप तो हमें ये बताओ ये कहां होता है? सीसीपी में कहां टीवी है? हम तो सारा वैकेंट स्पेस को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वैकेंट स्पेस भरा नहीं है, तो वहां पे वॉइड कौन सा है, कहां है? क्लियर? तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि टीवी है क्या। मैंने कहा जब 3 एटम के ऊपर रखा जाएगा चौथा एटम, तो वहां टीवी बनेगा। क्लियर? अब आती है बात ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। अगर कभी एटम्स की लोकेशन ऐसी है, कैसी, नीचे है 3 एटम और ऊपर है 3 एटम अपोजिट साइड से, मतलब कुछ ऐसा, नीचे 3 एटम थे, ऊपर 3 एटम है। अगर हम चले क्लोज पैकिंग में, कहां चले? क्लोज पैकिंग में। देखो जरा, नीचे 3 एटम थे, कहीं पे भी आप देख लो, या इनको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, और इनके 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 बीच में नीचे 3 एटम थे और ऊपर ये 3 एटम है। अगर आप ध्यान से देखो तो वही वाली सिचुएशन बन रही जो भी मैं आपको दिखा रहा था। क्लियर? वही वाली सिचुएशन बन रही जो मैं आपको दिखा रहा था। तो जब कभी ऐसा होता है, वहां पे बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों बनता है? क्योंकि जब हम इन सभी के सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो सेंटर को ज्वाइन करने से जो ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फिर से लौटते हैं बच्चों, वॉइड 4 टाइप का होता है, कभी ट्रायंगुलर, कभी टेट्राहेड्रल, कभी ऑक्टाहेड्रल, कभी क्यूबिक होता है। तो कभी क्यूबिक होता है। क्लोज पैकिंग में मात्र 2 तरह का टीवी और ओबी वाला ही वॉइड होता है। क्लोज पैकिंग में, मेरे साथ बोलेंगे, क्लोज पैकिंग में मात्र 2 तरह का वॉइड टीवी और ओबी ही होता है। टीवी एससीसी में नहीं होता, टीवी बीसीसी में नहीं होता, टीवी एससीसी में नहीं होता, टीवी बीसीसी में नहीं होता, क्योंकि एससीसी और बीसीसी क्लोज पैकिंग नहीं होता। क्लोज पैकिंग तो केवल सीसीपी और एचसीपी ही होता। अरे सीपी 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 कंफ्यूज तो नहीं हो गए? टीवी और ओवी केवल क्लोज पैकिंग में होता है। एच टीवी और ओवी केवल क्लोज पैकिंग में होता है, जो कि सीसीपी और एचसीपी होता है। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, एससीसी और बीसीसी क्लोज पैकिंग नहीं है।
एफसीसी और एससीपी ही मात्र क्लोज पैकिंग है। बोलो ये समझ पाए क्या? टीवी और ओवी केवल क्लोज पैकिंग यानी कि एफसीसी और एससीपी में होता है, एससीसी और बीसीसी में नहीं होता। बोलो ये समझ पाए? बोलो ये समझ पाए? सर ये टीवी क्या होता है? जब 3 एटम के ऊपर एक एटम रखा हो, सेंटर को मिलाने से जो ज्योमेट्री बनती है वो टीवी होता है। जब 3 एटम के ऊपर 3 एटम रखा हो, सेंटर को मिलाने से ज्योमेट्री बनता है वो ओवी होता है। टीवी और ओवी केवल क्लोज पैकिंग में होता है, जो कि सीसीपी और एससीपी होता है। इज दिस क्लियर? मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को टीवी बोलूंगा, मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ओवी बोलूंगा। बोलो चलेगा? मैं टेट्रा, आप भी बोलो ना, टेट्राहेड्रल कौन इतना बड़ा शब्द बोलेगा यार? टेट्राहेड्रल वॉइड बोले तो टीवी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोले तो ओवी, चलेगा? टेट्राहेड्रल टीवी, ऑक्टाहेड्रल ओवी। अब ये तो वॉइड होता है। सवाल है कि सर ये जो वॉइड है कहां होता है? मैं आपको बताने वाला हूं, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसकी लोकेशन कहां है। लिसन केयरफुली। हाँ ये सच है, हाँ ये सच है कि टीवी और ओवी केवल क्लोज पैकिंग में होता है। बोलो बोलो बोलो, रिपीट करो। ये सच है कि टीवी और ओवी केवल क्लोज पैकिंग में होता है। जो टीवी होता है वो एक बीडी के अलोंग होता है, बीडी के अलोंग होता है टीवी। बोलो बोलो बोलो, रिपीट करना है, रिपीट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। टीवी होता है, बी टीवी होता है, ओवी होता है। अब बात कर रहे हैं वो कहां होता है। हाँ ये सच है, वो सीसीपी और एससीपी में होता है, पर सीसीपी और एससीपी में कहां होता है? जो टीवी होता है वो बीडी के अलोंग होता है। एक बीडी पर 2 टीवी होता है। बोलो, एक बीडी पर 2 टीवी होता है। पहले से विजुलाइज मत करो, पहले याद करो। एक बीडी पर 2 टीवी होता है। सर ये बीडी क्या होता है? बीडी बोले तो बॉडी डायगोनल, बीडी बोले तो बॉडी डायगोनल, बीडी बोले तो बॉडी डायगोनल। एक बीडी पर 2 टीवी होता है। बच्चों बताओ, एक क्यूब के अंदर टोटल कितना बीडी होता है? बच्चों बताओ, एक क्यूब के अंदर टोटल कितना बीडी होता है? बीडी बीडी बीडी, कितना बीडी होता है? 4 बीडी। यस और नो? टीवी बीडी के अलोंग होता है। एक बीडी पर 2 टीवी होता है। फिर सुनना, एक बीडी पर 2 टीवी होता है। बोलो टोटल कितना बीडी होता है? 4। तो बोलो टोटल कितना टीवी होता है? बोलो टोटल कितना टीवी होगा? टीवी कितना? 8। मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो बॉडी डायगोनल के अलोंग है। यहां पे आपको बताया जा रहा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना। मैं तो कह रहा हूं इस वाले डायग्राम को देखो, सेकंड वाले को। सेकंड वाले डायग्राम में ये वाला एटम और ये वाला एटम, इसके अलोंग ये बॉडी डायगोनल है, राइट? इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये जो रेड कलर से मैंने लाइन बनाई है, दिस इज बॉडी डायगोनल। तो बीडी के अलोंग होता है टीवी, ये है बीडी, ये है बीडी, इसी बीडी पे है टीवी, और एक बीडी पे होता है 2 टीवी, एक बीडी पे होता है 2 टीवी। तो इस बीडी के अलोंग एक टीवी हो गया ये, और एक टीवी हो गया ये। क्लियर? टोटल कितने बीडी हो गए? 4। तो 4 बीडी में कितने टीवी हो गए? 8। एक बार फिर सुनिएगा, इसे मिटा रहा हूं मैं, फिर से सुनना, आप सबको बोलना है। ओवी और टीवी होता है, आप सबको बोलना है। ओवी और टीवी कहां होता है? ओवी और टीवी कहां होता है? बोलो बच्चों, ओवी और टीवी कहां होता है? क्या एससीसी में होता है? क्या एससीसी में होता है? यस और नो, जल्दी बोलो। क्या एससीसी में होता है? नहीं होता। क्या बीसीसी में होता है? नहीं होता। क्या सीसीपी में होता है? क्या सीसीपी में होता है? क्या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होता है? हाँ, अरे सीसीपी ही तो एफसीसी होता है। ओवी और टीवी सीसीपी और एफसीसी में होता है। ओवी और टीवी एचसीपी में होता है। ओवी और टीवी केवल क्लोज पैकिंग में होता है। सवाल है, होता तो है, वो कहां होता है? चलो बात करते हैं टीवी कहां होता है। जो टीवी होता है वो बीडी के अलोंग होता है। क्या बोला मैंने? बोल लो। जो टीवी होता है वो बीडी के अलोंग होता है। एक बीडी पर 2 टीवी होता है। फिर से बोलो, एक बीडी पर 2 टीवी होता है। बोलो टोटल कितना बीडी होता है? बोलो टोटल कितना बीडी होता है? 4। तो बोलो टोटल कितना टीवी होगा? 8। मतलब एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, टोटल 8 टीवी होते हैं। सर आपने कहा जो टीवी होता है वो बीडी के अलोंग होता है। मैंने कहा सर आपने कहा एक बीडी पर 2 टीवी होता है। मैंने कहा
सर एक बीडी पर 2 टीवी कहां होता है? एक बीडी पर 2 टीवी होता है, हमने याद कर लिया। टोटल 8 टीवी होता है, हमने याद कर लिया। पर सर ये बीडी पर कहां होता है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? अभी हम बात कर रहे थे आज पैकिंग की। पैकिंग कैसी कैसी होगी? तो बहुत सिंपल है, अपन आज जितना पढ़े ना उसको 3 लाइन में सम अप करते हैं। लेकिन वो जो फील है, वो जो सारा डायग्राम है, वो जो सारी बातें हैं जो चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूरी है, इतनी सारी बातें करें, वरना देखना कंक्लूजन कितना आसान है। जब पैकिंग होती है तो 1D में मात्र एक तरीके से, 2D में 2 तरीके से। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे 2D में 2 तरीके से। 2D का जो 2 तरीका है उसमें एक है स्क्वायर पैकिंग, एक है क्लोज पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग में अरेंज करने का 2 तरीका, या तो ए टाइप होगा या तो एबी होगा। जब ए होगा उससे एससीसी बनेगा, जब एबी होगा उससे बीसीसी बनेगा। फिर आते हैं क्लोज पैकिंग में। क्लोज पैकिंग में जब एबी होगा, क्लोज पैकिंग में जब एबी होगा उससे बनेगा एचसीपी। क्लोज पैकिंग में जब एबी होगा, बहुत अच्छा अंजलि बेटा, क्लोज पैकिंग में जब एबी होगा उससे बनेगा एचसीपी। क्लोज पैकिंग में जब एबीसी होगा उससे बनेगा सीसीपी, बोले तो एफसीसी। सीसीपी बोले तो एफसीसी, सीसीपी बोले तो एफसीसी। आसान। अब इन सभी में कुछ वॉइड होता है क्योंकि किसी की पैकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं होता है। वॉइड वैसे तो 4 टाइप का होता है, पर क्लोज पैकिंग में केवल 2 ही होता है, या तो टीवी या तो ओवी होता है, या तो टीवी या तो ओवी होता है। सर ये बता दो टीवी कहां होता है? बच्चों जो टीवी होता है वो बीडी के अलोंग होता है। एक बीडी पर 2 टीवी होता है, टोटल 4 बीडी होता है, टोटल 8 टीवी होता है। क्लियर? अरे यार याद हो गया यार, बोलो याद हुआ क्या? तो पहले अपने को याद होना चाहिए। क्लियर? याद हो गया? सर ये बता दो बीडी पर टीवी कहां होता है? तो आते हैं, उसके पहले एक छोटी सी बात है। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी क्यूबिक यूनिट सेल की। किसकी बात कर रहे हैं? क्यूबिक यूनिट सेल की। क्लियर? लेकिन अपने को पता है कि क्यूबिक यूनिट सेल में भी जो क्लोज पैकिंग है वो है सीसीपी और एफसीसी। पर अपने को पता है ऐसे 2 यूनिट सेल, या तो सीसीपी एफसीसी है या तो एससीपी है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अभी हम बात कर रहे हैं सीसीपी या एफसीसी की। दोनों का नाम एक ही है, मतलब एफसीसी जिसे आप जानते थे उसी का आज एक सिनोनिम है सीसीपी, ऐसा सोचो। क्लियर? तो जो सीसीपी होता है उसके जेड की वैल्यू कितनी 4 आपने पहले निकाला था। अब उसमें टीवी टोटल कितने हैं? 8। कितने टीवी हैं बच्चों? 8। तो ऐसा सोचो ना यार, 4 एटम पर 8 टीवी है। 4 एटम पर 8 टीवी है, तो एक एटम पर कितना टीवी है? इफेक्टिवली 4 एटम पर 8 टीवी है, तो आपको सोचना है एक एटम पर कितना टीवी है। 4 एटम पर 8 टीवी है, हाँ या ना? तो एक एटम पर 2 टीवी है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। क्लियर? ऑलराइट, क्लियर। अब मैंने आपसे कहा जो बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल के अलोंग जो बॉडी डायगोनल होता है, अभी टाइम हो चुका है, चलो सर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, टाइम रहेगा। तो आपको जितनी मैंने आज बातें बताई वो सारी बातें याद होनी चाहिए।